जियांग तियान ने अपने छोटे से शरीर को देखा और चौंक गया। उसके चेहरे पर जो भाव था उसे केवल जटिल ही कहा जा सकता था। पिछले 1 साल में वह गिनती ही भूल गया था कि उसके पिछले जीवन के कितने पल उसकी आंखों के सामने चमक गए थे। यादें उसके दिमाग में इतनी ताज़ा थी मानो सब कुछ कल ही हुआ हो, मानो उसकी आत्मा की गहराई में उकेरा गया हो। चाहे वो कुछ भी करे वह यादों को नहीं भूल सकता था। लेकिन अब वो समझ गया था, उसे अपने पिछले जीवन में जियान चेन कहा जाता था। अपनी मृत्यु के बाद वह अपने साथ अपनी स्मृति और आत्मा के रहस्यों को ले गया था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म के बाद भी उसने अपनी सारी यादें बरकरार रखी, इसलिए जन्म लेने के बाद भी वह बात करना जानता था। और अपने बिस्तर के पास बैठे लोगों की बातचीत के अनुसार उसे इस बात का अंदाजा था कि वह किस तरह के घर में रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता चल गया था कि वह पहले जैसी दुनिया में नहीं था। यह एक नई दुनिया थी जिसके बारे में जियान चेन ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि जिस हवेली में जियान चेन रहता था उसका भी नाम था चंग्यांग हवेली। ये हवेली वो एयर शहर के शीर्ष 4 परिवारों में से एक की थी, जिनमें से प्रत्येक के पास शक्ति और प्रभाव का एक आधार था। उनके अपने पिता वास्तव में चंग्यांग कबीले के नेता थे, जिनका नाम चंग्यांग बा था। उनकी मां का नाम बीयुंटियन था और वह कबीले के नेता की चौथी उपपत्नी थी। हालांकि वो मुख्य पत्नी नहीं थी, फिर भी उनके पास परिवार में काफी शक्ति थी, क्योंकि उनके पास एक रेडिएंट सेंट मास्टर की उपाधि थी। यद्यपि जियान चेन को यह समझ में नहीं आया कि दीप्तिमान संत मास्टर क्या होता है, फिर भी उसे ये समझ में आया कि चूंकि उसकी मां एक दीप्तिमान संत मास्टर थी, इसलिए कबीले में उसका दर्जा ऊंचा था और कई लोग उसका सम्मान करते थे। जियान चेन के बारे में बात करें तो वह चांग्यांग कबीले का चौथा युवा सरदार था और कबीले में उसका बहुत बड़ा रुतबा था। जियान चेन के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थी। पहला भाई चांग्यांग हु था, बहन चांग्यांग मिंग्यू थी और दूसरा भाई चांग्यांग के था। उन चारों के पिता एक ही थे, लेकिन हर एक की मां अलग थी। चांग्यांग हु को छोड़कर चांग्यांग मिंग्यू और चांग्यांग के उससे कई बार मिल चुके थे और दोनों ही उससे कुछ ही साल बड़े थे। भाई बहनों में सबसे बड़ा चांग्यांग मिंग्यू था, जो 4 साल का था। जियान चेन से 3 साल बड़ा, चांग्यांग के उससे 2 साल बड़ा था। हालांकि उन चारों के अलावा परिवार में अभी भी कई अन्य बच्चे थे। इस समय एक बुजुर्ग गृहस्वामी जियान चेन के पीछे से आया और धीरे से बोला, चौथे युवा स्वामी, देर हो रही है और आपकी माँ आपको ढूंढ रही है। जियान चेन को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ। आसमान की ओर देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि आसमान धुंधला हो रहा है, जो आने वाली रात का संकेत था। अनजाने में जियान चेन पूरी दोपहर वहीं खड़ा रहा था। मैं समझ गया, चांद भाई, मैं 1 सेकंड में वापस चला जाऊंगा। चांद भाई चांग्यांग कबीले के गृहस्वामी थे और परिवार के हर मामले का ध्यान रखते थे। इस वजह से कबीले में उनका दर्जा काफी ऊंचा था। हालांकि वो सिर्फ गृहस्वामी थे, लेकिन उन्हें काफी सम्मान मिला हुआ था, लगभग उतना ही जितना घर के मुखिया को मिलता था। चांद भाई के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने जियान चेन को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। जब जियान चेन सिर्फ आधे साल का था, तब भी उसे चलने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी और 8 महीने के अंदर ही उसने बोलना सीख लिया था। वह न सिर्फ साफ बोल सकता था, बल्कि दूसरों से संवाद भी कर सकता था। इन 2 उपलब्धियों के साथ ही जियान चेन को पहले ही जीनियस कहा जा चुका था और कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि वह बड़ा होकर कैसा बनेगा। रात में जियान चेन अपनी माँ बीयुंटियन के साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया। जिस भोजन कक्ष में वे दोनों बैठे थे वह विशेष था। वहाँ केवल घर का मुखिया, उसकी रखैलें और उसके बच्चे ही भोजन कर सकते थे। जब बीयुंटियन और जियान चेन डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो 3 सुंदरियां पहले से ही गोलाकार खाने की मेज पर बैठी थी। उनमें से हर एक की उम्र 20 के आसपास लग रही थी और उनमें से 2 ने अपनी बाहों में एक बच्चा पकड़ रखा था। बच्चों में से एक लड़का था और दूसरा लड़की थी। लड़का लगभग 3-4 साल का था और स्वस्थ लेकिन मोटा था। वह चांग्यांग बा चांग्यांग के का तीसरा बेटा और युवा स्वामी था। जिस क्षण चांग्यांग के ने जियान चेन को देखा, उसकी आंखों में दुश्मनी और घृणा भर गई। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वो कुछ शुरू करने के इरादे से भरा हुआ था और कोई भी यह बता सकता था कि वह जियान चेन के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता था। चारों महिलाएं चांग्यांग के से जियान चांग के प्रति दुश्मनी को महसूस कर सकती थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। उनके दिमाग में ये बच्चों के बीच की एक छोटी सी बात थी और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बच्ची 4-5 साल की थी और उसकी 2 चोटी थी। उसकी चमकीली आंखें अभी भी शत्रुतापूर्ण चांग्यांग के को देखती थीं और हंसती थी। हर हंसी के साथ उसके 2 डिंपल दिखाई देते थे, जिससे वह असाधारण रूप से प्यारी लगती थी। हालांकि अब वो कम उम्र की थी, लेकिन यह निश्चित था कि बड़ी होने के बाद उसकी सुंदरता देवताओं से भी ज्यादा होगी। ये बच्ची चांग्यांग बा की दूसरी संतान थी, साथ ही वो चांग्यांग मिंग्यू की इकलौती बेटी भी थी। चौथे भाई, तुम यहाँ हो, आओ और बैठो। जियान चेन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई, क्योंकि उसने उसे अपने पास बुलाया। जियान चेन ने चांग्यांग मिंग्यू की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपनी मां के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। बीयुंटियान ने जियान चेन को लाड़ प्यार करते हुए धीरे से कहा, जियांग, अपनी चाची और भाई बहनों को नमस्ते कहो। कोई और विकल्प न होने के कारण जियान चेन ने लाड़ प्यार से पली बड़ी महिलाओं की ओर देखा। नमस्ते सबसे बड़ी चाची, दूसरी चाची, तीसरी चाची, दूसरी बहन और तीसरे भाई। जब से उसकी मां ने पाया था कि वो कुशलता से बोल सकता है, तब से वो उसे शिष्टाचार के बुनियादी नियम सिखा रही थी। जियान चेन की प्रवाह के साथ चलो मानसिकता के कारण उसने उसकी शिक्षाओं पर आपत्ति नहीं की। यह इस नई दुनिया में लंबे समय में उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। जब वो पहली बार इस अजीब नई जगह पर आया था तो उसने इस नए शरीर के साथ बहुत संघर्ष किया था। चूंकि वो अपनी पुरानी यादों के साथ पुनर्जन्म ले रहा था, इसलिए उसे अभी भी जियान चेन जैसा ही महसूस हो रहा था। अपनी आत्मा की गहराई में उसे नहीं लगता था कि यह नया जीवन उसका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने धीरे धीरे अपने नए शरीर और जीवन को स्वीकार कर लिया। चाहे जो भी हो, बीयुंटियन अभी भी उसकी मां थी। हालांकि यह एक रहस्य था कि वो अपनी यादों को कैसे बनाए रखने में कामयाब रहा। वे किसी दूसरी दुनिया की जगह से थी। इसका इस नई दुनिया से कोई संबंध नहीं था। इसलिए जियान चेन ने अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में यादों को छिपाने का फैसला किया था। अपने नए जीवन को स्वीकार करने और उसे अपना सब कुछ देने का समय आ गया था। तीनों महिलाएं जियान चेन को देखकर मुस्कुराईं
सुनहरे वस्त्र पहने महिलाओं में से एक ने हंसते हुए कहा, बहन यून एर, ऐसा लगता है कि जियांग तियान अधिक से अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है। उसे सिर्फ 1 साल के बच्चे के रूप में देखना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे सच में आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आपके पास इतना बुद्धिमान बच्चा है। बोलने वाली महिला चांगयांगबा की दूसरी पत्नी और चांगयांग मिंग्यू बाई युशुंग की मां थी। यह सही है छोटी बहन यून एर, दूसरी बहन ने जो कहा वो सही है। हर दिन मैं जियांग तियान को और भी अधिक पसंद करने लगी हूँ। जियान चेन के बगल में शांत भाव से बैठी 4 महिलाओं में से एक और महिला थी। वो तीसरी पत्नी थी यूफेंगयान। जियांग तियान निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली बच्चा है। 6 महीने की उम्र में चलने और 8 साल की उम्र में बोलने में सक्षम होना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि 2 साल में जब वो परीक्षण से गुजरेगा तो उसमें कितनी संत ऊर्जा होगी। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि समय आने पर वह हम सभी को सुखद आश्चर्य देगा। अगली महिला जिसने बात की वो काफी उम्रदराज थी और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक गुस्सैल लग रही थी। वह पहली पत्नी थी लिंगलोंग। जैसे ही लिंगलोंग ने अपनी बात पूरी की, एक गहरी मर्दाना आवाज में कहा, मैं सहमत हूँ। मैं इस सुखद आश्चर्य के लिए जियांग तियान के तीसरे वर्ष में पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया, जो एक गुरु की तरह व्यवहार कर रहा था। सुनहरे रंग की रूपरेखा से सजे एक सफेद चांगपाओ और कंधों तक पहुंचते काले बालों के साथ वो व्यक्ति एक सुकून भरा माहौल दे रहा था। पति, पिता, उस आदमी को देखते ही मेज पर बैठे 7 लोग एक साथ खड़े हो गए और एक के बाद एक चिल्लाने लगे। जियान चेन भी अपवाद नहीं था और उसने धीरे से चिल्लाया। ये युवक वास्तव में चांगयांग कबीले का मुखिया चांगयांगबा था। चांगयांगबा खाने की मेज पर चले गए और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए बैठ गए। जियान चेन की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, जियांग, क्या तुम अभी भी यहाँ रहकर खुश महसूस कर रही हो? जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ। चांगयांगबा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। जियांग ए, अगर कभी तुम्हें इस पुराने घर में बंदपन महसूस हो तो बेहिचक बाहर निकलकर इसका अनुभव करो। मुझे पता है पिताजी, जियान चेन ने जवाब दिया। चांगयांगबा इस बात से बहुत खुश था कि जियान चेन कितना बुद्धिमान था और वह किसी भी अन्य 1 वर्षीय बच्चे से कितना अलग था। परिवार का खाना खुशी खुशी बीत गया और खाना जल्दी जल्दी खाया गया। इसके बाद जियान चेन अकेले अपने कमरे में लौट आया। अपनी उम्र के हिसाब से उसे अपनी मां के साथ एक ही कमरे में सोना चाहिए था, लेकिन उसने अनुरोध किया था कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इस अनुरोध के बारे में जियान चेन दृढ़ था और उसे अन्यथा राजी नहीं किया गया। बियुनटिन ने आखिरकार उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया था और इसलिए उस रात जियान चेन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके दोनों हाथ घुटनों पर थे, उसके हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर थी और उसका चेहरा भी ऊपर की ओर था और वह चुपचाप अज़ुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था। अज़ुलेट तलवार कानून, यह वही था जिसका जियान चेन अपनी पिछली दुनिया में 20 वर्षों से अध्ययन कर रहा था और यह उसके शस्त्रागार में सबसे मजबूत हथियार बन गया था। यह एक प्रकार की साधना थी जो दुर्लभ और दुर्जेय दोनों थी। इसके सिद्धांत बहुत गहरे थे और इसमें कई मजबूत तकनीकें भी शामिल थीं। अज़ुलेट तलवार कानून एक ऐसी चीज थी जिसे जियान चेन ने बचपन में ही खोज लिया था। पहाड़ों में खेलते समय वह गलती से एक चट्टान से गिर गया था और किसी तरह पानी के एक कुंड में उतरकर बच गया था। जब वह होश में आया तो उसने खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाया, जहां मछलियां ही उसका एकमात्र भोजन स्रोत थी। मैनुअल मिलने के बाद उसने खुद को इसे सीखने के लिए समर्पित कर दिया और आखिरकार 10 साल बाद उसे सफलता मिली। अपनी सफलता के साथ वह गुफा से बाहर कूदने और ऊपर की भूमि पर लौटने में सक्षम था। जियान चेन एक युद्ध अनाथ था जिसे उसके परदादा और दादी ने गोद ले लिया था। गुफा में फंसे हुए उसे 10 साल हो गए थे, इसलिए जब वह गांव लौटा तो उसके परदादा परदादी बहुत पहले ही बुढ़ापे में चल बसे थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अब अकेले रह गए जियान चेन ने अपने छोटे से पहाड़ी गांव को अकेले ही दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ा। जियान चेन ने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी जीवन ने उसे दिया था उसे स्वीकार कर लिया था और उसने इस नए जीवन को भी स्वीकार कर लिया था। इस स्वीकृति के साथ उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए आधे साल तक अपने शरीर को साधना और परिष्कृत करना शुरू कर दिया था।